दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। मालिक का नाम अभिषेक गुप्ता है। बेसमेंट को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करना था, पर इसमें लाइब्रेरी खोल दी गई थी। अब फायर एनओसी में साफ लिखा था कि बेसमेंट स्टोर की तरह इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें 100 से 150 की क्षमता वाली लाइब्रेरी चल रही थी। हादसे के वक्त 30 से 35 बच्चे इस सेंटर की बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। बेसमेंट में तेज रफ्तार के साथ पानी आया और बच्चे संभल नहीं पाए, निकल नहीं पाए। दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। कई धाराओं में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। हादसे के बाद आसपास के सीवर को अब साफ किया जा रहा है, पहले नहीं। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या से लेकर लापरवाही तक की धाराओं में केस दर्ज किया है। हादसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोपों को लेकर भी बयान की जंग है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बीती रात हुए इस हादसे की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसे आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें आईएएस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में तेजी से पानी भरता हुआ दिखता है। इस हादसे में 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ऐसे पानी भरने की वजह से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में करीब 12 फीट तक पानी जमा हो गया। निकलते कैसे छात्र, देखिए जरा, ये बाहर की तस्वीरें हैं, क्या हालात हैं देखिए जरा। बीती शाम भयानक हादसा। तो दिल्ली में बारिश के दौरान सड़कों पर जल जमाव की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन सड़क पर जमा पानी इस तरह जानलेवा साबित हो सकता है, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। दिल्ली के कोचिंग संस्थान में 10 मिनट के अंदर मौत का सामान तैयार हो गया और मदद के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। हाल यह था कि बेसमेंट में छात्र फंसे थे और बाहर इतना पानी था कि निकासी की कोशिश बेकार हो रही थी। फ्लैश फ्लड की तरह आया ये पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में, काल की तरह आया। हद तो यह है कि तेज रफ्तार धारा के साथ आ रहा ये पानी जिन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, वो छात्रों के लिए निकलने का एकमात्र रास्ता था। यानी बेसमेंट में मौजूद छात्रों के लिए भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसकी कल्पना करना भी दर्दनाक है कि नीचे जा रहे इस पानी की वजह से छात्रों पर क्या गुजर रही होगी। इस घटना को समझने के लिए एक तस्वीर की पड़ताल जरूरी है। यूपीएससी कोचिंग का गढ़ माने जाने वाले दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का एक बेहद मशहूर कोचिंग सेंटर। इस इलाके के तकरीबन हर कोचिंग सेंटर की तरह यहां भी बेसमेंट में बनी है लाइब्रेरी, जहां देश के सबसे ऊंचे ओहदे के लिए छात्र पढ़ने आते हैं। शनिवार शाम में बारिश के दौरान पूरे इलाके में जल जमाव था। अब ये तस्वीरें देखिए। ये कोचिंग सेंटर के बाहर जाने की जगह, जो सड़क से काफी ऊंची है, या ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग है और इसी पार्किंग से बेसमेंट में जाने का रास्ता है। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी है, जहां तैयारी करने वाले छात्र हर दिन आते हैं। इस हादसे के दौरान बेसमेंट में मौजूद एक छात्र ने बताया कि छात्रों की तरफ से शाम 6:40 पर पुलिस को फोन किया गया था, लेकिन मदद पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज चुके थे। कोचिंग सेंटर में पानी आने की सूचना दमकल विभाग को भी मिली तो अफरा तफरी मच गई। बेसमेंट में पानी 10 से 12 फीट तक भर चुका था। रस्सियों के सहारे छात्रों को निकाला जाने लगा। एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची। 3 छात्रों का पता नहीं चल रहा था। तलाशी के लिए गोताखोरों की मदद ली गई। रात के 1:30 बजे तक 3 छात्रों के शव बेसमेंट से निकाले जा चुके थे। पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए। पूरी रात बेसमेंट से पानी निकालने का काम चलता रहा।
दिन निकलने तक ड्रेनेज की सफाई का काम जारी था। सवाल यही है कि बाहर जब बारिश की वजह से जल जमाव हो रहा था तो कोचिंग संस्थान का प्रशासन क्या कर रहा था? कोचिंग में पानी की निकासी के क्या इंतजाम थे? आखिर कोचिंग संस्थानों को इतना गैर जिम्मेदार होने की हिम्मत कहां से आती है कि लाखों की फीस लेकर भी छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में वो नहीं डरते? श्रेया चैटर्जी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। उधर केरल में नेविन का परिवार आज सुबह चर्च में प्रार्थना के लिए गया था जब उन्हें इस हादसे की खबर मिली। यूपी के अंबेडकर नगर में किसान पैदा के लिए तो जैसे जिंदगी का सपना है किसी ने छीन लिया हो। और तेलंगाना से आई तान्या की मां रो रो कर उनका हाल बेहाल है। इन आंसुओं का इंसाफ कौन करेगा? फिलहाल तो राजनीति चल रही है इस पर। बच्चा बाहर कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? जैसे उसमें कोई लाइब्रेरियन नहीं था, उसमें इमरजेंसी डोर नहीं था, और ये कोचिंग की जिम्मेदारी होती है। अभी तक कोचिंग वालों का कोई हमारे पास कॉल नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। क्या गुजरी होगी उस परिवार पर जब उसने खबरों में यह दर्दनाक मंजर देखा होगा? क्या बीत रही होगी माँ बाप पर जिनके सपनों के संसार की अकाल मौत हो गई? दिल्ली हो या दिल्ली से दूर दराज का कोई इलाका, देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए लाखों छात्र दिल्ली आते हैं। इन्हीं में से एक थे नेविन डाल्विन, श्रेया यादव और तान्या सोनी। तीनों दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे। केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले 28 साल के नेविन डाल्विन जेएनयू से पीएचडी कर रहे थे। पिछले 8 महीने से पटेल नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। रेस्क्यू के दौरान सबसे आखिरी में नेविन का शव गोताखोरों ने निकाला। खबर मिलते ही नेविन के घर में लोग जुटने लगे। और ये हैं श्रेया यादव। 25 साल की श्रेया ने पिछले महीने ही कोचिंग में दाखिला लिया था। यूपी के अंबेडकर नगर के रहने वाली श्रेया के परिवार का कहना है कि बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने बेटी को दिल्ली भेजा था। श्रेया के पिता किसान हैं। सपना था कि बिटिया बड़ी अफसर बने। श्रेया के चाचा ने टीवी पर हादसे की खबर देखी थी। बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं। अब जो सिस्टम की जिम्मेदारी है वो सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो, ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे मानक से बनने हैं नहीं बनने हैं ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनकी अपनी जवाबदेही ये हो जाए कि अगर मेरे से कोई लापरवाही होती है या मेरे सेंटर में कुछ ऐसा होता है तो पहली जवाबदेही मेरी हो जाएगी, तो इसको रोका जा सकता है। हादसे के शिकार तीसरी छात्रा तान्या सोनी तेलंगाना से दिल्ली आई थी। 28 साल के तान्या के सपने भी दिल्ली के जानलेवा लापरवाही में डूब गए। ये बहुत ही दुखद घटना है। ये सभी लोग के लिए एक सीखने वाली बात है कि इस तरीके का ट्रेजेडी एक किसी बच्चों के साथ होता है और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, कौन है वो शख्स और उसको क्या सजा मिलती है। इसका एक एंड रिजल्ट आना चाहिए सामने। 4 दिन पहले ही दिल्ली के पटेल नगर में भी करंट लगने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र नीलेश राय की मौत हो गई थी। नीलेश बीटेक कर चुके थे और यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा भी पास कर चुके थे। इन हादसों में पीड़ित परिवारों की खुशियां तो उजड़ ही गई, साथ ही उन परिवारों के दिल में भी दहशत भर गई जिनके बच्चे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कोचिंग के लिए रहते हैं। श्रेया चैटर्जी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तान्या तेलंगाना से आईएएस बनने का सपना लेकर आई थी, लेकिन देखिए वो भी इस दुखद हादसे की शिकार हो गई। घर वालों के लिए इस सदमे से उबरना बेहद मुश्किल है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है तान्या के कजन प्रतीक। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता चली थी तान्या को लेकर के कल जो पूरा हादसा हुआ? मेरे पास आज सुबह फ़ोन आया था घर से कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बाद से मैं यहाँ आया हुआ हूँ और अभी तो यहाँ पे जो भी प्रक्रिया चल रही है वो चल रही है। बट ये बहुत ही दुखद घटना है। ये सभी लोग के लिए एक सीखने वाली बात है कि इस तरीके का ट्रेजेडी एक किसी बच्चों के साथ होता है और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, कौन है वो शख्स
और उसको क्या सज़ा मिलती है, इसका एक एंड रिजल्ट आना चाहिए सामने। आंदोलन करना, मुद्दा उठाना, टीवी पर चलाना, वो एक अलग चीज़ है, बट क्या उसका एंड रिजल्ट आ रहा है, कौन उसके पीछे था, किसकी कार्रवाई, किस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्या शख्स पे हो रहा है, वो तो हमारे सामने आना चाहिए, तभी जाके बच्चों को इंसाफ मिलेगा। और कोई मामूली बच्चे नहीं है, वो सब बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं, इस देश के ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, उनके साथ अगर ये हादसा हो रहा है, इस तरीके का हादसा हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि बच्चे इस देश में कितने सुरक्षित हैं। इंस्टीट्यूट की भी एक लापरवाही मानते हैं, पूरी नेग्लिजेंस है कहीं ना कहीं। ये तो जांच का विषय है कि उनके पास सारे सर्टिफिकेट्स थे कि नहीं थे, लाइब्रेरी खोलने का परमिशन था कि नहीं था, और अगर था तो वो किसने दिया, किस ग्राउंड्स पे दिया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कि आप जाकर राजेंद्र नगर देख लीजिए, सारे इंस्टीट्यूट्स वैसे ही खुले हुए हैं, क्या सबके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, और वो कौन डॉक्यूमेंट चेक करता है, और अगर कोई नहीं चेक करता है तो किसकी जिम्मेदारी है। किसी भी सरकार को पे जिम्मेदारी डालने से पहले वो इस इंसान पे डालिए कि कौन उसका टेक केयर कर रहा था, जो उसको सही तरीके से जांच करके खोलने का परमिशन दे रहा है। मैंने बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी। लेकिन अब मैं इसके बारे में आपको क्या बोलूँ, अब जो था वो तो था, लेकिन ये मेरी बस मांग आप लोग यही है कि इसके पीछे जो भी हैं, जो भी सिस्टम इसके पीछे इन्वॉल्व है, उन सबको कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए। क्या सपने थे इस तानिया के? सर, सपने तो सबके बड़े ही होते हैं, छोटा सपना तो किसी का नहीं होता है। IAS बनना चाहती थी, देश को सुधारना चाहती थी, आज उसी सिस्टम का शिकार हो गई, जो सिस्टम को वो बदलना चाहती थी। मैं तो यही बोल सकता हूँ आपको, इसके अलावा मैं क्या बोलूँ। दर्द भी है, और कितनी बढ़िया इन्होंने बात बोली, बड़ी बात बोली। इन्होंने कहा कि सिस्टम को ही सुधारना था, IAS बनना था, और उसी सिस्टम के शिकार बन गए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का यह इलाका कोचिंग संस्थानों का गढ़ है। यहां छात्र पढ़ने की ही नहीं, रहने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं। 6 बाय 6 के भी कमरे होते हैं, जरूरी सामान भी नहीं होते हैं, लेकिन उनका रेंट भी आप उठाकर देख लीजिए तो आसमान बिल्कुल। आज तक की टीम ने पूरे इलाके में घूमकर यह जानने की कोशिश की कि छात्र किन हालात में, किन परिस्थितियों में यहां तैयारी करते हैं। दिल्ली की बारिश में कोचिंग संस्थान में जानलेवा हादसे की खबर सुर्खियों में है, लेकिन जल जमाव से लेकर शॉर्ट सर्किट जैसे हादसों की आशंका ओल्ड राजेंद्र नगर में रहने वाले ज्यादातर कोचिंग संस्थानों की है। आज तक की टीम ने इस पूरे इलाके की पड़ताल की तो पता चला कि ज्यादातर लाइब्रेरी बेसमेंट में ही चल रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सारे के सारे 90%, और सारे UPSC एस्पिरेंट हैं, तो पढ़ने के लिए जगह सबको चाहिए होती है। बट यहाँ पर क्या सीन है कि इन लोगों ने लाइब्रेरी जो है सारी बेसमेंट में दे रखी। बेसमेंट है, मान ली 1 फ्लोर नीचे, जहाँ से अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, कभी आग लग जाए या पानी ओवरफ्लो हो जाए तो भागने का रास्ता भी नहीं है। इस लाइब्रेरी के बारे में पूछताछ की तो क्या पता चला, देखिए। बस लाइब्रेरी। अरे भैया ये बताओ, तुम्हारी लाइब्रेरी ठीक चल रही है? नीचे लाइब्रेरी ठीक चल रही है? देख लो, काम करो, अंदर आ जाओ। अरे भाई अंदर ले, क्यों बंद है वो? अच्छा कोई बात नहीं, हम जबरदस्त थोड़ी कर सकते। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? शिवम। है बंद है लाइब्रेरी? कब से? कल से बंद है। कल से बंद है? तो कब से चल रही है आपकी लाइब्रेरी? भाई मेरे को पता नहीं, मैं अभी नया केयर टेकर हूँ उधर। अच्छा, नया केयर टेकर हो तो कुछ तो बताया होगा ना आपको केयर टेकर के लिए, करने के लिए? हैं? नहीं पता सर। कुछ भी नहीं बताया, और फिर आप केयर टेकर बन गए? भाई नए केयर टेकर बनाऊँ, कल सर ने बोला था। क्या बोला था सर ने? लाइब्रेरी के लिए कल बोला था कि बंद है। हाँ, इसलिए मैं सो रहा था, सर से बोला था मैं दूसरे का काम और प्रमोटर का तो अंदर देता हूँ बस। तो इस तरह सवालों पर टाल मटोल कर ये तो आगे निकल गए। अब देखिए यहाँ और क्या क्या सच्चाई सामने आती है। ये भी बेसमेंट में है, किसी भी गली में चले जाइए आप, हर गली में आपको जितनी भी लाइब्रेरी मिलेगी सारी की सारी आपको बेसमेंट में ही मिलेगी, और जिसमें आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर कभी गलती से दुर्घटना घटती है, आग लगती है, या जैसा कि आज हुआ यहाँ पर पानी जाता। चलते चलते एक और लाइब्रेरी मिल गई। लाइब्रेरी चल रही है? चल रही है, आप जा सकते हैं। हाँ हाँ, ये देख ताला लगा रहा है अभी। अरे तुम की झूठ बोल रहे हो भाई, तुम्हारी लाइब्रेरी देख सकते हैं, खुला लॉक है भैया अब। अच्छा लॉक है, एक बार हाँ। देख लें? नहीं, अब नहीं देख सकते आप। अच्छा अभी नहीं देख सकते? नहीं। और ये लाइब्रेरी भी तुरंत लॉक हो गई।
और यहाँ देखिए, अभी तक आपने बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी देखी। अब देखिए बेसमेंट में बने कमरे जहाँ यूपीएससी की तैयारी के लिए आने वाले छात्र रहते हैं। त्रिपुरा से आए आलोक इस कमरे में 1 साल से रह रही हैं। यहाँ पर बेसमेंट में ऐसे ही 8 कमरे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्यूबिकल टाइप के बेसमेंट में 10 बाय 10 के रूम बना रखे हैं और यहाँ पर इन रूम्स में बच्चे पढ़ते हैं। कोचिंग संस्थानों का करोड़ों का कारोबार है, जहां फीस से लेकर छात्रों के रहने और पढ़ने तक लाखों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन व्यवस्था और जिम्मेदारी के नाम पर हो हल्ला तभी मचता है जब जानलेवा हादसा हो जाता है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। सवाल उठे तो सियासत भी शुरू हो गई। इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। जब ऐसी दुखद घटना होती है तो हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, ना आरोप और प्रत्यारोप करना चाहिए। हमें कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में अगर इलीगल तरीके से वायलेट करके नॉर्म्स को, बायलॉज को वायलेट करके चल रहे हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। It is not for the first time this has happened. Before this, we saw another aspirant who got electrocuted. Before this, we saw 2 kids who got electrocuted. 6 people have lost their lives due to failure of civic agencies in Delhi. And when you look towards the people who head the civic agency, they start with a blame game. Honorable Member of Parliament, she visits the sites and she starts targeting the MLA and the councillor. She forgets that the LG is from Bharatiya Janata Party. She forgets that the councillor there for the last 10 years was from Bharatiya Janata Party. What have they done?